दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 दोस्तों आ चुकी है और बहुत ही कम दिन का समय आपको मिला है। इसके फॉर्म 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे और एग्ज़ाम आपके 10 नवंबर से ही प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कि आपको मुश्किल से 40 दिन का समय मिला है इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 40 दिन की ऐसी रणनीति बनाई है ताकि आप इस पात्रता परीक्षा को पास कर सकें। दोस्तों, जो लोग भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 5 विषय आपके पूछे जाते हैं। केवल 40 दिन का समय दिया गया है। अगर आप पाँचों विषय में सारे पाठ्यक्रम को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे। तो इस रणनीति को पूरी तरीके से देखना और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स बनते हों उनको कमेंट सेक्शन में बताना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 40 दिन की रणनीति के जो मेन पॉइंट होंगे वो क्या रहेंगे। दोस्तों देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि क्या पढ़ें ये तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या छोड़ें। क्या छोड़ें ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको केवल 40 दिन मिले हैं और यहाँ पर आपको टॉप नहीं करना परीक्षा, क्योंकि ये केवल और केवल पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस परीक्षा को आप पास कर लोगे, उसके बाद आपका एक सिलेक्शन टेस्ट होगा, चयन परीक्षा। उसमें जो नंबर आएंगे उससे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। लेकिन इस परीक्षा में पास होना भी ज़रूरी है। पासिंग मार्क्स क्या हैं? अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC, ST, OBC या फिर EWS और मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो आप यहाँ पर 75 अंकों पे पास हो जाएंगे। और आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी में हैं या फिर मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो आपको 90 नंबर 150 में से लाने होंगे, ठीक है। अगर आप रिजर्व हैं तो 50% नंबर पे पास हो जाएंगे, अनरिजर्व हैं तो 60% अंक चाहिए। दोस्तों, मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं वो 100 नंबर की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप कैसे किन किन चीज़ों को छोड़कर 40 दिन में ऐसा क्या कवर कर सकते हैं कि आप 100 नंबर 150 में से ले आओ, ठीक है। उसके बाद जब चयन परीक्षा आएगी तब हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे और 120 प्लस नंबर लेके आएंगे, है ना। तो ये चीज़ें समझने के लिए हम इस स्ट्रेटजी वीडियो में विगत परीक्षा और वर्तमान पाठ्यक्रम के विश्लेषण को देखेंगे। वहाँ से जब विश्लेषण हम देखेंगे तब हम समझ पाएंगे कि पढ़ना क्या क्या है और छोड़ना क्या क्या है। उसके बाद हम अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे अगले 40 दिन के लिए कि हम इस टाइम टेबल को फॉलो करें, फलाने सब्जेक्ट को इतना समय दें, इस सब्जेक्ट को इतना समय दें। और लास्ट में हम सोर्सेस देखेंगे कि कहाँ से हमको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ें। देखिए, आगे बढ़ने में हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्तमान जो पाठ्यक्रम है और विगत परीक्षा का पैटर्न। एक चीज़ समझ लो, जो विगत परीक्षा हुई थी ना मार्च 2022 में, मार्च 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था ना, तब जो पैटर्न था ना, जो सिलेबस था वो सेम अभी वही सिलेबस है, ठीक है। वही सिलेबस है, कुछ भी बदला नहीं है और पहले भी वही मार्किंग दी गई थी, लेकिन जो परीक्षा में मार्किंग आई वो थोड़ा सा डिफरेंस थी। उसी को हम देखते हैं। देखो, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो CDP है उसके 30 के 30 क्वेश्चन एक जैसे ही रहते हैं। हालांकि उनको उन्होंने डिवाइड किया है 15, 5 और 10 के पैटर्न में, 3 अलग अलग पोर्शन दिए हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, किसी से भी पूछ लेते हैं वो, ठीक है। और विगत परीक्षा में भी इसी तरीके से किया गया था, 30 क्वेश्चन आए थे, कहीं से भी कम ज़्यादा हो गए थे क्वेश्चन, ठीक है। भाषा वन की बात की जाए तो भाषा वन में आप कुछ भी ले सकते हो, हिंदी, संस्कृत, मैथ, उर्दू, कुछ भी। इसी तरीके से भाषा 2 चयन कर सकते हो, बस दोनों भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए। वर्तमान जो आपका पाठ्यक्रम है रूल बुक में, उसमें यह है कि 15 नंबर का तो आपका गद्य पद्य आएगा और 15 नंबर का आपका क्या आएगा, शिक्षा शास्त्र आएगा, ठीक है। ऐसे ही भाषा 2 में भी यही है कि 15 का गद्य पद्य और 15 नंबर का आपका शिक्षा शास्त्र आएगा। अब विगत परीक्षा के पैटर्न को देखें तो जो गद्य पद्य था ना 15 नंबर का, उसमें 8 नंबर का तो आपका क्या आया था, गद्य आया था और 7 नंबर का आपका पद्य आया था, ठीक है। यही भाषा 2 में भी यही सेम पैटर्न रहा, ठीक है। और 15 नंबर का आपका अधिगम आया, यानी कि जैसा रूल बुक में लिखा था सेम टू सेम वैसा ही आपका आया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर बस एक चीज़ देखी मैंने
कि ये जो 8 नंबर का आपका पोर्शन था, इस 8 नंबर के पोर्शन में और इस 7 नंबर के पोर्शन में गद्य से ही थे। 5 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली गद्य से ही थे और यहाँ पर 4 क्वेश्चन पद्य से ही पूछे गए, पर 3 क्वेश्चन यहाँ व्याकरण से पूछे गए, 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी व्याकरण से पूछे गए। इस तरीके से अगर हम दोनों भाषाओं में देखें तो लगभग 12 प्रश्न व्याकरण से पूछे गए थे। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही सिंपल व्याकरण था, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा या पूरे व्याकरण को, दोनों भाषाओं के व्याकरण को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना हमारे पास समय है। ठीक, आगे मैं बताऊंगा इन भाषाओं के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर पाओ, क्योंकि यही जो पोर्शन है ना, ये दो जो पोर्शन है ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ये पात्रता परीक्षा में आपको पास कराएंगे, ये मान लीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन की अगर बात की जाए तो पर्यावरण अध्ययन में रूल बुक में लिखा है कि 20 नंबर का विषय विशेष आएगा और 10 नंबर की पेडागोगी आएगी, लेकिन विगत परीक्षा के पैटर्न को देखा जाए तो 25 नंबर का तो विषय विशेष आया और 5 नंबर की आई पेडागोगी। और यहाँ पर पता है क्या हुआ कि ये जो पोर्शन था ना, ये पूरे पेपर में जो 5 सब विषय थे ना, उसका सबसे हार्ड पोर्शन रहा, हार्ड पोर्शन बन गया। वैसे चाहे आप सीटेट देख लो या अदर स्टेट के टेट देख लो, पर्यावरण अध्ययन इतना कठिन नहीं आता। मध्य प्रदेश का पर्यावरण अध्ययन जो कठिन आया उसकी वजह थी पेपर का, जो पेपर बनाया गया ना, वो जीएस के पोर्शन को उन्होंने थोड़ा ज़्यादा वेटेज दे दिया और फैक्ट पूछ लिए। और इवन ये भी गलती हो गई कि एक ही टॉपिक से 15 क्वेश्चन पूछ लिए गए पेपर में, तो वहाँ पर दिक्कत आई। तो हम समझते हैं कि ये दिक्कत इस बार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो गलती की गई थी वो इस बार नहीं होगी, लेकिन फिर भी सबसे हार्ड आपका पर्यावरण अध्ययन ही था। गणित की बात की जाए तो गणित में 15 नंबर का आपका कंटेंट यानी कि विषय विशेष और 15 नंबर की आपकी क्या है, पेडागोगी, ये इसको स्थान दिया गया है। लेकिन विगत परीक्षा की बात की जाए तो 22 नंबर का आपका विषय विशेष आया था और 8 नंबर की पेडागोगी आई थी। हर पेपर में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, मैंने बहुत सारे पेपर देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये जो 22 नंबर का जो विषय विशेष आया था, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जो आपके सिलेबस में नहीं दिए गए, जैसे प्रतिशत, औसत, लेकिन इनका बहुत ही बेसिक पूछा गया। और अगर मैं ये देखा जाए ना, जिसको अगर मैथ जो औसत भी है, मैथ में बहुत औसत मतलब लोअर मतलब औसत से भी थोड़ा कम है, उसने भी 20 नंबर इस कंटेंट में तो लेके आया है। बिल्कुल भी कठिन नहीं पूछा गया था। ठीक है, जिसका गणित बहुत कमज़ोर है और उसने अगर बेसिक कंप्लीट किया है, हर चैप्टर का पहला अध्याय उसने ख़त्म कर लिया है, तो वो भी 20 नंबर यहाँ पर ला सकता है। ठीक, तो ये तो हो गया, हमने पिछले साल के पैटर्न को और वर्तमान पैटर्न को देखा। ये इसलिए देखा क्योंकि जो पिछले साल का पैटर्न था, हो सकता है उसी पैटर्न को फिर फॉलो करें, है ना। तो ये जो बिल्कुल 15 का दे रखा है, हो सकता है इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। तो अब यहाँ से हम एक विश्लेषण जो हमने किया, उससे हमने एक ये निकल के आया कि कौन सा विषय कितने नंबर का मार्जिन रखता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ये जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है ना, वो लगभग एक जैसा ही होता है। अगर आप विभिन्न विषयों का शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, जैसे आपने हिंदी का शिक्षा शास्त्र पढ़ा तो वहाँ से 15 क्वेश्चन आए, फिर आपने इंग्लिश या संस्कृत का शिक्षा शास्त्र पढ़ा, वहाँ पे भी 15 क्वेश्चन आए। तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इनके शिक्षा शास्त्र में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सब एक जैसा ही है, बस भाषा का अंतर आ जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ लिया जाएगा, संस्कृत में क्वेश्चन संस्कृत में पूछ लिया जाएगा और हिंदी में क्वेश्चन हिंदी में पूछ लिया जाएगा, लेकिन मूल तत्व वही रहेगा। तो ये ऐसा पोर्शन है जिसको कतई नहीं छोड़ना है। वो क्या है, भाषा का शिक्षण शास्त्र, 30 नंबर का पोर्शन है आपका। और ये बाल विकास जब आप पढ़ रहे होगे, उसके साथ में पढ़ोगे, उसके साथ में प्रैक्टिस करोगे, तो यहाँ पर आपकी कमांड और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को, जितने भी विषयों का शिक्षा शास्त्र है और बाल विकास है, इनको मैंने एक अलग टॉपिक बना लिया इसको। ठीक है, और ये टॉपिक अगर देखा जाए रूल बुक के हिसाब से 85 नंबर का आना है। विगत परीक्षा में 73 का आया था, तो 73 से 85 के बीच का इसका वेटेज है। 30 सीडीपी में, 15 आपके प्रथम विषय भाषा में, 15 द्वितीय भाषा में, उसके बाद आपके गणित में 8 पूछे गए थे और आपके 5 किस्में पूछे गए थे पर्यावरण अध्ययन में। यहाँ से 73 हो जाते हैं और वैसे 15 करके 85 हो जाते हैं।
ठीक है। ऐसे ही अगर गद्य पद्य की बात की जाए तो आपके 15 नंबर की पहली भाषा, 15 नंबर की दूसरी भाषा, उसमें से भी 8 और 7 का रेशियो चल रहा है। 8 का गद्य पूछा जा रहा है, 7 का आपका पद्य पूछा जा रहा है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, डेली आप 4 पहली भाषा के एक गद्य एक पद, दूसरी भाषा का एक गद्य एक पद की प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर आप आराम से 30 में से 25 नंबर ले आओगे। अगर आप व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो भी मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप व्याकरण मत पढ़ना अभी, क्योंकि केवल 6 नंबर का यहाँ 6 का यहाँ 12 नंबर का व्याकरण आने वाला है। दो भाषाओं का 12 नंबर के व्याकरण में भी बहुत सरल व्याकरण आया है, आप बिना पढ़े भी उसको कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हम विषय विशेष की बात करें। विषय विशेष की बात करें तो आपके अब 2 ही विषय बचते हैं। भाषा हमने पूरी निपटा ली, सीडीपी हमने देख ली, अब 2 विषय बचते हैं। एक तो आपका मैथ और एक आपका ईवीएस। ठीक, तो ईवीएस की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन आए थे पिछले साल, मैथ के 22 आ रहे थे हर पेपर में। मैथ थोड़ा सरल भी था और ईवीएस थोड़ा कठिन था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कठिन था अगर एक टेट एस्पिरेंट के हिसाब से देखा जाए। ऐसे विद्यार्थी जो टेट की परीक्षा कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो ईवीएस बहुत कठिन था, है ना। आउट ऑफ सिलेबस था एक तरीके से, जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए, है ना। तो यहाँ पर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी ये दोनों विषय कमज़ोर हैं तो इनमें से कोई एक विषय पर ही कमांड करना, और वो जो एक विषय होगा ना वो आप मैथ पर ही कमांड करना, क्योंकि मैथ में आप जितना यहाँ पे पढ़ोगे बहुत ही बेसिक पूछा जाता है। यहाँ पर आपके नंबर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय ईवीएस के, है ना। तो यहाँ हम एक टारगेट बना लेते हैं कि जैसे ये जो पहला पोर्शन है इसको हम सबसे ज़्यादा समय देंगे, अभी देखेंगे, और इसमें हम टारगेट ले लेते हैं कि इसमें हमें 45 नंबर लाना है। दूसरे पोर्शन को हम बिल्कुल सबसे कम समय देंगे गद्य पद्य वाले पोर्शन को, और उसमें हमें 25 नंबर लाना है, बस डेली प्रैक्टिस करेंगे। और विषय विशेष में हमको 30 नंबर लाने हैं। ठीक है, 30 नंबर लाने हैं इन दोनों विषयों में। यहाँ से अगर आप जोड़ोगे 25 + 45 + 25 + 30 तो आपके नंबर हो जाएंगे 100। ठीक है, तो ये 100 की स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको कि नहीं। आपको 75 लाने हैं तो आपके पास और भी मतलब आप थोड़ी मतलब एरर ज़्यादा कर सकते हैं, एरर मार्जिन ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर आपको 90 लाने हैं तो आपको स्ट्रिक्टली इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ देखें, मैंने जो शुरू में ही बोला था कि इस परीक्षा को पास करना है, आपको टॉप नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि 40 दिन का ही समय है ना। पहले से ही आपको डिसाइड कर लेना है कि ये चीज़ें तो मुझे छोड़नी है। ऐसी सारी चीज़ें छोड़नी है जिसमें मेहनत ज़्यादा लगे और वो नंबर कम नंबर का आए, तो ऐसी सारी चीज़ें छोड़ देनी है। अब मैं बताऊं आपको क्या क्या छोड़ना है। आप मेरे हिसाब से इस परीक्षा के लिए आपको पहला तो व्याकरण छोड़ना है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिसका भी व्याकरण आप पढ़ रहे हो छोड़ दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। आप बस डेली प्रैक्टिस करोगे, उसमें आपके सामने जो आ जाए उतने को देख लेना। ठीक है, मैं डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस आपको बताऊंगा और करवाऊंगा भी, तो उतने को देखना, उसमें जो व्याकरण पूछा गया उसको देख लेना बस। उसके अलावा अलग से मत पढ़ना। ठीक, दूसरा आपको अगर कुछ छोड़ना है तो मेरे हिसाब से आप ईवीएस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ईवीएस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ईवीएस आप पढ़ेंगे, इस परीक्षा के लिए ज़्यादा मत ध्यान देना। जब चयन परीक्षा होगी उसके लिए ईवीएस की तैयारी अच्छी कर लेना, क्योंकि वहाँ पर फिर यही सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे सिलेक्शन किसका होना है ना। बाकी सब में सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, फिर यही कुछ सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। अभी आप केवल 75 या 90 नंबर लाने के बारे में सोचिए, है ना। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें आप पढ़ोगे ज़्यादा, मिलेगा कम। लेकिन इसका शिक्षा शास्त्र आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर 5 की जगह 10 नंबर का शिक्षा शास्त्र आ गया तो अब हमको काफ़ी ईजी हो जाएगा फिर, है ना। और जो मैथ है ना, मैथ अगर आप मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा, तभी आप थोड़ा ईवीएस पे ज़्यादा ध्यान देना। लेकिन अगर आपको सिंपल चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि 40 का 20% कितना होगा, ये अगर आपको समझ में आ जाता है, निकालना आता है, तो फिर आप सब विषयों का थोड़ा आप कर लो बेसिक। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट डली है, वहाँ से आप देख लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो ये तो हो गया कि क्या छोड़ना है हमको, है ना। और क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो है हमारा क्या, बाल विकास
और शिक्षा शास्त्र, इसको तो घोंट मारो। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी को पढ़ना है। अभी हम देखो टाइम टेबल डिस्कस कर लें तो देखते हैं। 40 दिन का समय है आपके पास और 40 दिन में आप पर डे आपको 8 घंटे पढ़ना है। पर डे आपको 8 घंटे पढ़ना है। अब इस 8 घंटे को मैं डिवाइड करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, इस 8 घंटे में आप 4 घंटे क्या पढ़ेंगे, CDP एंड पेडागॉजी। ठीक है, जो पेडागॉजी है आपकी और CDP। 1 घंटे आप प्रैक्टिस करेंगे किसकी, गद्य पद्य की। डेली 4 आपको गद्य पद्य करने हैं। पहली भाषा का 1 गद्य, फिर 1 पद, फिर दूसरी भाषा का 1 गद्य 1 पद, यानी कि 4 आपको लगाने हैं। इसमें चाहे शुरू में आपको 1 घंटा लगेगा, बाद में आप 30 मिनट में भी करने लगोगे और हो सकता है 20 मिनट में भी करने लगो। ठीक है, इसलिए इसमें आपका धीमे धीमे समय कम होता जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, और उस समय को आप CDP एंड पेडागॉजी को दे देना। फिर आपके ये 5 घंटे हो गए। अब 3 घंटे बचते हैं। 3 घंटे आपके जो बचते हैं वो 3 घंटे आप डिवाइड कर सकते हैं इन 2 सब्जेक्ट्स में। ठीक है, एक तो आपका मैथ और एक आपका EVS। ठीक है, या तो आप मैथ को 2 घंटे दे दो, EVS को 1 घंटा दे दो, या फिर अगर आपका मैथ अच्छा है, मैथ आपका बहुत अच्छा है, तो आप मैथ को या तो बिल्कुल ही टाइम मत दो, या फिर प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा दे दो और EVS को 2 घंटे दे दो, तो आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप मैथ में वीक हैं और सोच रहे हैं कि मैथ में स्कोर किया जा सकता है, तो मैथ को आप 2 घंटे देना है ना। ठीक है, तो मैथ में आप क्या ना, जो 22 नंबर का कंटेंट आ रहा है उसमें आप 11 नंबर ले आओगे अगर 2 घंटे मेहनत करोगे। EVS का भरोसा नहीं है। ठीक है, EVS में क्या पूछ लिया जाए, अगर विगत परीक्षा को देखते हुए चलें तो कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, तो उसको कम समय देना है आपको। ठीक, तो ये तो हुआ। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जो CDP एंड पेडागॉजी है ना, इसका कंटेंट पढ़ने के लिए 2 घंटे दो पर डे और प्रैक्टिस के लिए अलग से 2 घंटे दो, क्योंकि ये ऐसा विषय है जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप इसमें पारंगत नहीं हो पाओगे और सही आंसर नहीं लगा पाओगे पेपर में। क्योंकि आप इसका कंटेंट कितना भी पढ़ते रहना, इसका जब आप कंटेंट पढ़ोगे उसका इम्प्लीमेंटेशन आपका क्वेश्चंस में होगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट किए जाते हैं, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव देखें, कैसे क्या, मतलब जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक ये इस विषय में आप बहुत कमजोरी रहेंगे। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ते रहना, तो 2 घंटे थ्योरी पे देना है और 2 घंटे ये आपको किस पे देना है, इसकी प्रैक्टिस पे देना है। ठीक है, 1 घंटे आपको गद्य पद्य की प्रैक्टिस पे देना है। धीमे धीमे इसका समय कम होगा, जैसे ही इसका जितना समय कम होता जाए वो आप इसको देते रहना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम कि आपकी जो सोर्सेस क्या हैं। तो देखो, सोर्सेस के लिए आप सबसे पहले तपोभूमि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। मैंने विगत परीक्षा जो हुई थी उसके लिए भी 2-2.5 साल पढ़ाया है MP टेट के लिए। ठीक है, और बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इस बार मैं जो करने वाला हूं वो आप लोगों के लिए एक काम करने वाला हूं कि मैं पर डे ये जो 2 घंटे की मैंने प्रैक्टिस के लिए बोला है ना, ये प्रैक्टिस आप मेरे साथ कीजिएगा। मैं आपको समझाऊंगा, स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि किस तरीके से CDP एंड पेडागॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको टैकल किया जाता है, कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट किए जाते हैं और किस तरीके से आप इसमें ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए मैं पर डे रात को 8 से 10 एक प्रैक्टिस क्लास लेके आने वाला हूं, जिसमें हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, PYQs करेंगे जो विगत परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, लाइव क्लास रहेगी 8 से 10 आपको पर डे, फ्री क्लास है, यूट्यूब पर ही है। ठीक है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, ये हमारी पर डे रहा करेगी। 1 तारीख से चालू होगी, कल से चालू होगी, 1 अक्टूबर से चालू होगी, पर डे रहा करेगी। ठीक है, गणित में अगर आपको दिक्कत है तो हमारी देखो फ्री में पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, 15-16 लेक्चर हैं, बहुत शानदार लेक्चर हैं, बहुत सार गर्भित लेक्चर हैं। 4 साल पहले बनाए थे लेकिन अभी भी पूरे वो आपको एग्जाम में यूज़फुल होंगे, तो उसकी भी लिंक दे देंगे, उसको एक एक करके देखो। ठीक है, फिर भी आपको दिक्कत होती है तो पूरा मैथ का फुल कोर्स डला हुआ है हमारे एप्लीकेशन पे, उसको आप चेकआउट कर सकते हो विद पेडागॉजी। ठीक, अभी ये जो 40 दिन है इनमें मैं EVS के लिए कुछ नहीं करने वाला। जब आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे तब मैं EVS के लिए कुछ जो भी टॉपिक पूछे जा रहे होंगे उनको लेके बनाऊंगा। लेकिन अभी देखो, मुझे भी कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको ही बता रहा हूं कि आप भी कुछ ना कुछ छोड़ेंगे तभी पात्रता परीक्षा में पास हो पाएंगे। सारी चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करेंगे, सब में एवरेज रह जाएंगे और कुछ ना कुछ नंबर से आप पात्रता परीक्षा में पास होने से रह जाएंगे। अभी आप अपना पूरा लक्ष्य पास होने को बनाओ, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक,
तो यही था। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ और भी समस्या, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, है ना। और डेली लाइव क्लास जरूर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ये लाइव क्लास आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होगी एमपी टेट वर्ग 3 के लिए। मिलते हैं कल लाइव क्लास में। धन्यवाद। जय माता दी।